अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो नाजरीन। मैं हूं असद नवीद और ये है कैपिटल स्पेशल। नाजरीन, यकीनी तौर पे आज के प्रोग्राम में हम कानूनी और हम सियासी मामलात पर डिस्कशन करेंगे। जो लेटेस्ट खबर है आज के इस प्रोग्राम में वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड ऑफ जजमेंट एंड एक्ट के केस के ऊपर उन्होंने 2023 के ऊपर कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रुकनी बेंच फॉर्म किया गया था जिसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल लीड कर रहे थे। जस्टिस एजाजुल हसन भी इस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा थे और दोनों ने अपने एक्सटेंडेड नोट्स भी इसके अंदर शामिल किए। उसको भी इसके प्रोग्राम में आज डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि जो जजेस की इन्वॉल्वमेंट हो या अदालती मामलात हो वो सियासत के अंदर कुछ ज़्यादा ही इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। आप सूमोटो केस की बात करते हैं या सूमोटो नोटिस की बात करते हैं जिसको ऑन योर ओन मोशन कहा जाता है। और माजी हाल की बात की जाए तो साकिब निसार साहब की मिसाल भी आपको मिलती है जहाँ पे उन्होंने जगह जगह सूमोटो नोटिस का एक एक्सटेंडेड इस्तेमाल किया। अब रिसेंटली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मामला चल रहे हैं, एक पोस्चर या एक परसेप्शन पाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदलिया एक पेज पे है, एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम एक पेज पे है, पार्लियामान वर्सेस और आपकी अदलिया की बात की जाती है तो ये महाज चल रहा है। आज की जो रीसेंट अपडेट है वो हमें दो तीन चीज़ों के बारे में बताती है। एक तो ये कि जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, दूसरा ये कि सूमोटो नोटिस के ऊपर जो इख्तियार है, एक्सटेंडेड इख्तियार है, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन इस मुल्क में पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स आती हैं, इस मुल्क में पर्सन स्पेसिफिक लॉज बनाए जाते हैं। नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ की नाअहली की बात की जाए, ख़त्म करने की बात की जाए, जहांगीर तरीन ने अपनी नई पार्टी बनाई है, उनको पाकिस्तान के अंदर वापस काउंटर पॉलिटिक्स करने की बात की जाए तो अमेंडमेंट्स और लॉज तो आ रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कॉन्डक्ट रहा है, जिस तरह से जजेस ने अपनी ग्रुपिंग्स कर ली हैं या अपने बेंचेस की तश्कील की जा रही है तो उस पर भी सवालिया निशान बनाया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट 2023 जिसको कलअदम करार दिया गया, एक तो इसकी टाइमिंग इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कल ही असम्बलियाँ तहलील हुई। आपको पता है वफाकी हुकूमत ने भी अपनी असम्बली तहलील कर दी है और जिस परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, पाकिस्तान की हायर जुडिशरीज, लोअर जुडिशरीज और पीटीआई एक पेज पर है। और फिर आने वाले दिनों में हमें पता है कि सितंबर में जस्टिस काजी फाइजीसा की एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होनी है और उस अपॉइंटमेंट से लेकर ही हमारे आने वाले दिनों के इलेक्शंस के ऊपर बात की जाएगी, होती है या नहीं होती। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बात की जाए, जिस तरह से उनका प्रो कॉन्डक्ट पीटीआई रहा है, ये मुबैना तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, यकीनी तौर पर हमारे जो आज तजियाकार हैं सितार खान साहब वो इस पर बेहतर रोशनी फरमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। आज का फैसला इस पर देखेंगे कि भाई कि क्या ये आया फैसला मेरिट पे किया गया है या इसके पीछे भी कोई सियासी चीज़ें मामलात चल रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे उस्ताद सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, पॉलिटिकल कमेंटार खान साहब ने हमें इस स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन किया और इनका एक डीप एनालिसिस है और बड़ी इनकी क्लियर लाइन है अदालतों को लेकर, पाकिस्तान की सियासत को लेकर किसका कितना किरदार होना चाहिए। जो तीन ब्रांचेस की हम बात करते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, सबके किरदार के ऊपर इन्होंने बाकायदा तौर पर एक क्लियर लाइन डिवाइड की हुई है। साइमल्टेनियसली हमारे साथ माहिर कानून वकास आबरेज साहब भी इस वक्त वकार आबरेज साहब भी मौजूद होंगे। इनको भी हमने टेलीफोन लाइन पे लिया और इनसे कानूनी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आया सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट 2023 इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं क्या और वाकई क्या इसको कलअदम करार देना बनता था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे यहाँ जुडिशल रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सितार खान साहब आप ही से शुरू करते हैं। आप स्टूडियोज़ में, आपको थोड़ा सा हम एज देते हैं इस मामले में। पाकिस्तान के जितने भी मामलात रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत होती है, चाहे वो आप जुडिशरी के मामलात कहें, चाहे आप वो किसी कानूनी तरमीम की बात करें, पर्सन स्पेसिफिक लॉज भी आए हैं, पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। आज इस ऑर्डर को, इस एक्ट को कलअदम करार देना, डू यू थिंक कि ये मेरिट पे ही किया गया? ये वकास अबरेज साहब लाइन पे नहीं है क्या? आपको पहले बिल्कुल, वकास अबरेज साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, लेकिन मैं आपका एक सियासी पॉलिटिकल व्यू लेना चाहता हूं, फिर मैं उनकी तरफ जाने चला। वकास अबरेज साहब से शुरू करें ना। वकास अबरेज क्योंकि प्रैक्टिस करता है ना कानून की, वकास साहब बहुत सारी चीजें ऐसी बता सकते हैं जो हमें भी हमारे लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है। बिल्कुल वकास साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, हमें बताइएगा कि 184(3) का जो फैसला कलअदम करार दे दिया और जुडिशरी के हम रिव्यू को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, जुडिशरी के एक्स्ट्रा एक्टिविज्म की बात करते हैं, एक्स्ट्रा रोल की बात करते हैं। आज का फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आगे फॉरवर्ड किया है। किस तरह से आज के फैसले को आप देखते हैं? देखिए, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड, इट वाज हाईली एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड कि इसी तरह का फैसला आएगा। वो इसलिए कि हमारे आइन के अंदर अपील का भी इख्तियार दिया गया है और अपील जो कोई फैसला आ जाए उसके अगेंस्ट रिव्यू का भी इख्तियार दिया गया है।
अगर आप आयन के अंदर किसी तरह की तरमीम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर है, जो कि 66% बनती है। अगर हम देखें तो 342 की असेंबली में से 228 मेंबर्स होंगे तो फिर आपकी 66% जो एक रिक्वायर्ड हिस्सा है वो पूरा होगा और उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस असेंबली के अगर पीडीएम की सब जमातों को इकट्ठा कर ले तो फिर भी 190 192 के करीब मेंबर थे जो इस वक्त मौजूद थे। लिहाजा कैसे आप एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन थे या रूल्स फ्रेम करके उसको आयन के ऊपर जो है फोकियत दे सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं या प्रायोरिटी दे सकते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड और उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी। सेकेंडली एंड इंपॉर्टेंटली जो पर्सन स्पेसिफिक और टाइम स्पेसिफिक का आपने 2-3 दफा अपने इंट्रो के अंदर तस्करा किया, 2018 की जजमेंट है मुस्तफा इम्पैक्ट केस की जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जो खोसा साहब ने दी थी, उस जजमेंट के अंदर भी ये प्रिंसिपल होल्ड किया गया था कि जो टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक मीनिंग देर बाय कि अफराद कोई महदूद या कोई गिने चुने अफराद को बेनिफिट करने के लिए कवानीन बनाए जाएंगे या उनके इंटरेस्ट के लिए ऐसे कवानीन को वाइड एबिनिशो करार दिया जाएगा, कालदम करार दिया जाएगा, क्योंकि दीज काइंड ऑफ द लॉज आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। के आप नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन को या किसी भी मेंबर मजलिस शूरा पार्लियामेंट को बेनिफिट करने के लिए उसके इंटरेस्ट के लिए लेजिस्लेशन करते हैं तो हमारा आइन जो है उसे किसी तरीके से अप्रिशिएट नहीं करता, एडमायर नहीं करता और हमारे जजेस हैं दे आर बाउंड टू डिसाइड देयर केसेस बाय द बुक ऑफ लॉ। तो इसी तरह का फैसला एंटीसिपेटेड और एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब दूसरा जो आपने कहा कि एक और इसमें एंगल से समझ इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट। अच्छा, हमारे बार कौंसिल का शुरू से एक मुतालबा रहा है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट मैटर जो डायरेक्टली इंटरटेन करता है अपनी सो मोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए जिस महदूद नोटिस ले लेता है या डायरेक्ट पिटीशन 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, जिस तरह ये पिटीशन फाइल की गई, उसके अगेंस्ट जो है किसी किस्म का जो अपील का इख्तियार मौजूद नहीं है और जो रिव्यू का इख्तियार है वो बड़ा लिमिटेड और महदूद इख्तियार है। मतलब बिफोर द सेम बेंच इस इख्तियार को बढ़ाने के लिए बार कौंसिल का भी मुतालबा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं इनमें से जो जज डायरेक्टली कोई भी पिटीशन एंटरटेन करता है 184(3) के तहत वो उसके अगेंस्ट जो रिव्यू का दायरा कार बढ़ा दिया जाए ताकि ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि अगर कोई भी शख्स है, कोई भी फ्रीक है, उसे अपील का इख्तियार ही ना दिया जाए। हमारी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब डायरेक्टली ये केस में सो मोटो ले लेती थी या प्राइवेट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती 184(3) के तहत प्राइवेट पिटिशनर की, तो उसमें उनको ये जो रिव्यू का इख्तियार था वो बड़ा नैरो स्कोप था, इसको बढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन मैं फिर ये बात करूंगा कि आपने जो टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक के फ्रेमवर्क के अंदर या जो महदूद शहाज को बेनिफिट करने के लिए कवानीन बनाए थे, शायद इस तरीके से इन कवानीन को कभी भी बोनाफाइड इंटेंशन के साथ या नेक नीति के साथ एप्रिसिएशन या एडमायरेशन नहीं मिल सकती थी। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड था, एंटिसिपेटेड था कि इसी तरह का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देने जा रही है। अच्छा वकास साहब, हमने वकास से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, गाइडेंस लेना चाह रहा हूँ कि ये बताया अभी आपने कहा कि जी वो 342 अरकान की कौमी असम्बली हो तो 2/3 चाहिए, और अगर ये इसके साथ सिर्फ आपसे ये गाइडेंस ले रहा हूँ मैं कि जब कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं है, पीटीआई के अरकान इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनके इस्तीफ़े मान लिए गए हैं, तो ये 190 और 92 फिर 2/3 मेजॉरिटी फिर किसको कहेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट तो है नहीं कौमी असम्बली। वो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से मुराद है कि आपके 342 का 66% जो से 228 बनते हैं। जब भी हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की या प्राइवेट बिल की या पब्लिक बिल की बात करेंगे तो जो अवेलेबल मेंबर होंगे उनके 51% से सादा अक्सरियत से कानून साजी की जा सकती है। लिहाजा आपने 342 के हिस्से को सामने रखना है, 190 या 192 से 66% को सामने नहीं रखना। तो इस जिम्मन में अगर देखा जाए तो इस असेंबली के पास ये इस्तेकाक मौजूद नहीं था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी तरह की अमेंडमेंट लाए। यही वजह है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने की बात की गई है कि सो मोटो के अंदर जो सीनियर 2 मोस्ट जजेस हैं उनको भी शामिल किया जाए, वो भी अभी तक जो है वो उस पर स्टे किया गया है, उस बिल को भी रोक दिया गया और इन्फोर्स नहीं किया गया।
तो मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो आयन तरीका बताता है आर्टिकल 238 और 39 के अंदर, वो तो ये है कि 66% और 66% से मुराद 342 का 66%, ना कि 192 या 190 मेंबर्स का 66%। ठीक है। बिल्कुल सर, वकास साहब हमें एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है और फिर एपेक्स कोर्ट के सुप्रीम जजेस का भी ये कहना है कि पार्लियामान हमारे कॉन्डक्ट के अंदर इंटरफेयर कर रही है। ये किस हद तक बात दुरुस्त है? क्या पार्लियामान के पास ये दायरा इख्तियार है कि वो एपेक्स कोर्ट के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अगर कोई चेंजेस लाना चाहती है विदाउट एनी अमेंडमेंट या सजेशन की हद तक वो कर सकती है? इसको आप तजावुज़ समझेंगे एक दूसरे के रोल के ऊपर? देखिए जी, हमारे आयन के अंदर जो कमेटी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर का एक मुकम्मल प्रिंसिपल दिया गया, और एट द सेम टाइम अमेरिका के आयन की तरह हमारे आयन के अंदर भी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस की एक गहरी छाप नजर आती है। जो मोंटेंसियो की थ्योरी थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर हमारी पार्लियामेंट जो है वो गैर कानूनी तौर पे कोई ऐसी लेजिस्लेशन लाती है जो आयन से मुतसादिम है, फंडामेंटल राइट से मुतसादिम है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन, इंटरपोज एंड इंटरफेयर इनटू देयर अफेयर्स, जो सुप्रीम कोर्ट कालअदम करार दे सकती है। इसी तरह अगर जुडिशरी में से कोई जज जो है मिसकंडक्ट करता है, करप्शन करता है, इनकी वायलेशन करता है, तो हमारी पार्लियामेंट थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ रेफरेंस भेज सकती है आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। बिल्कुल सितार खान साहब, आपसे सियासी मामलात पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। टाइमिंग्स बड़ी सिग्निफिकेंट है। कल असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर का हाउस से खैरबाद ही किया, तो अगले दिन चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने ऑर्डर पास कर दिए हैं, और लोगों का एक जनरल परसेप्शन ये माना जाता है कि उनके जितने भी फैसले हैं चीफ जस्टिस के, वो अगेंस्ट PDM और एटलीस्ट PMLN है। कैसे देखते हैं इस टाइमिंग को? क्या इसके पीछे कोई और कहानी हो सकती है? असल जब हम लोग टीवी पे आते हैं ना, तो लोग हमें देख रहे होते हैं, फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है उसके हवाले से फिर वो आपको अप्रोच करते हैं और कुछ चीज़ें भेजते हैं। जैसे आज का फैसला आया ना, इसी हवाले से कुछ सरकारी मुलाजमीन ने उन्होंने कुछ चीज़ भेजी कि जनाब इस सितार खान साहब ये आप स्टडी कर लीजिएगा, हो सकता है कि इसकी ज़रूरत पड़ जाए। बहरहाल हमारा नुक्ता निगाह ये है कि यही जजेस थे, और ये जो आज फैसला दिया है उसमें वो फैसले में कह रहे हैं, जो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि जनाब नोटिस टू पार्टीज़ ये सब किए गए, और ग्रांटिंग फुल अपॉर्चुनिटी टू फाइल प्लीडिंग्स एंड हेयरिंग देम इन पर्सन और थ्रू काउंसिल। उन्होंने कहा इन्होंने तो यहाँ पे कर दिया ये फैसला। उन्होंने कहा जब ये 50 लोगों को, सरकारी मुलाजमीन को टर्मिनेट किया गया था, यही जज थे, तो उन्होंने कोई इस तरह की फैसिलिटी उनको नहीं दी थी जिनका कैरियर तबाह हो रहा था। ऐसा ही है। इन्होंने जो 50 बंदे, 48 बंदे टर्मिनेट किए थे, उसमें 7 बंदे रिटायर्ड थे और 3 बंदे फौत हो चुके थे। यानी कि 48 में से 10 बंदे वो थे, सरकारी मुलाजम वो थे जो या तो रिटायर हो चुके थे या फौत हो चुके थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से जो आज वो आर्गूमेंट, अपना जजमेंट आई है कि जनाब हमने इनको फुल अपॉर्चुनिटी दी थी, नोटिस सर्व किए, और इनको पर्सनल भी सुना या थ्रू काउंसिल सुनते रहे, जो भी इस प्रोसेस में आया है। लेकिन जब हमारा मामला हुआ था तो हमें तो ना नोटिस सर्व किए गए थे, ना हमें फुल अपॉर्चुनिटी दी गई थी, ना हमें बराह रास्त सुना गया था, इन पर्सन सुना गया था, ना थ्रू काउंसिल सुना गया था। और जो फैसला आया था उसमें 7 बंदे रिटायर थे और 3 बंदे फौत हो चुके थे। अब रिटायर्ड भी और फौत हुआ वो बंदा, उसके बारे में टर्मिनेशन का समझ नहीं आई कि टर्मिनेट, वो तो बेचारे दुनिया या तो सर्विस से रुखसत हो चुके हैं या दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो ये मामला था सरकारी मुलाजमीन का कि जब अपने अपने वक्त में यही जजेस होते हैं, यही अदालतें होती हैं, कभी कोई फैसला किसी तरह का दे के उसमें उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन में चीज़ें आती हैं जो पहले जजमेंट में नहीं होती। तो मैंने इसलिए कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बराह रास्त जो इफेक्टिव होता है ना, वो ऐसे मौक़ों में तिलमिलाता है। वो फिर उसे गुस्सा बड़ा चढ़ता है कि यार हमारी जब बारी थी तो ये जो आज इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि ये भी सुना गया, इसको पर्सन गया, थ्रू काउंसिल भी सुना गया, और इनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिली और नोटिस सर्व किए गए। हमारी दफ़ा तो ऐसा हुआ ही नहीं था, और यही जजेस थे। फिर उसमें एक और बात थी कि 2 जजेस का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ही, वो थे जस्टिस फाइजी साहब और याया अफरीदी। उन्होंने उनकी हेयरिंग जब की तो उन्होंने कहा कि इस पर चूंकि एक बेंच फैसला दे चुका और बेंच की तादाद इतनी थी, अब उसी तरह का बेंच तश्कील हो जिसकी तादाद ज़्यादा हो और ये हेयरिंग दोबारा इसकी होनी चाहिए। वो 15 महीने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास वो कंप्लेंट की शक्ल में पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक उसके लिए ना कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ना उसकी हेयरिंग शुरू हुई है।
तो लोगों को बराह रास्त जिनको तकलीफ होती है ना, वो ऐसे मौक़ों पर भी बोलते हैं। सरकारी मुलाजम कभी भी स्क्रीन पे नहीं आता है, एक बात बताऊँ, पॉलिटिशियन स्क्रीन पे आता है, हम जैसा एंकर स्क्रीन पे आता है, एनालिस्ट स्क्रीन पे आते हैं, सरकारी मुलाजम नहीं आता, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो गए हों, चाहे वो टर्मिनेट ही क्यों ना हो गए हों, चाहे वो डिसमिस ही क्यों ना हो गए हों। फिर वो हमें भेजते हैं कि सत्तार खान साहब ये देखिएगा, ज़रा देखें, ये जजमेंट है, ये इन्हीं की जजमेंट है, आज की जजमेंट देख लें और ये हमारी जजमेंट देख लें। तो फिर उसमें से वो कॉन्ट्राडिक्शन जो होती है, तजाद जो होता है ना, वो निकालते हैं। क्योंकि इफेक्टिव जो होता है ना विक्टिम, वो जब भी उसको ऐसा मौका मिलेगा वो चुप नहीं रहता, वो बोलता है। अब आपकी बात आ जाती है कि ये जो जजमेंट है, जो पार्लियामेंट में जमातें थीं, जो उनके सपोर्टर थे, सितार साहब यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। मुझे बात से कहा जा रहा है वकास अबरेज साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी कानूनी राय और महारत से हमें यहाँ पे मुस्तफीद किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सितार खान साहब से ही पूछेंगे कि आने वाले दिनों में मामला क्या होते हैं और जो बिगेस्ट बेनिफिशरीज थे इस एक्ट का, उनका क्या बनेगा, सियासत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। आपको एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। टाइमिंग्स बड़ी सिग्निफिकेंट है। लोगों का ये कहना है कि जुडिशरी एक साइड पे हो गई है। कल उन्होंने जाते देखा आउटगोइंग गवर्नमेंट को, आज उन्होंने फैसला सुना दिया। इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं और जो सबसे बड़े इसके बेनिफिशरी थे नवाज शरीफ, उसका आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर होगा। तो सितार खान साहब, आपके टाइमिंग से ही मैं आपसे पिछला सवाल था कि टाइमिंग्स बड़ी इनक्रेडिबल हैं। कल आउटगोइंग गवर्नमेंट गई है, आज फैसला सुना दिया है। कैसे देखते हैं आज के फैसले को फिर आप इस तनाज़ुर में? यार उसमें यही है ना कि जो पार्लियामेंट में जमातें थीं, उनका जो सपोर्टर है, जितनी भी जमातें हैं, वो कहेगा पार्लियामेंट का एक्ट बड़ा ज़बरदस्त था। तो जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं वो कहेंगे ये जजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो ना, वो ये नहीं कि उन दोनों ने स्टडी किया माइन्यूटली, ऐसा नहीं है। हमने अपनी पसंद और नापसंद के पीछे चलना होता है। अब वो एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि ये जो टाइमिंग की आप बार बार बात कर रहे हो, ये मेरे ख्याल में ये जो तहरीक इंसाफ की मुखालफ जमाते हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने पॉइंट उठाया कि नहीं उठाया मुझे नहीं पता, लेकिन इनके लिए बड़ा वैलिड था। देखो ही पार्लियामेंट ख़त्म हुई है तो इन्होंने जजमेंट दे दी, यानी कि पार्लियामेंट तदारक कर सकती थी कि भाई हम इसकी जजमेंट नहीं मानते, ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। और फिर इनका मैच जैसे चलता रहा है दोनों का। अब ये कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मेरिट पे चल रही है या पार्लियामेंट बिल्कुल मेरिट पे चल रही है, तो भाईजान ये ऐसा सिरे से है ही कोई नहीं। सियासत है, सियासी तकसीम है, सियासी तकसीम का हिस्सा हर एक इदारा बन चुका हुआ है पाकिस्तान का, हर एक इदारा। मतलब ये बात हो ना कि अगर जजेस का नाम लिया जाए कि उमर अताब बंदयाल है और बाकी ये जजेस आते हैं, अभी पटिशन लगी भी ना हो तो लोगों से जाके पूछ लो फैसला क्या आएगा। उन्होंने कहा इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। और वही बात अगर पार्लियामेंट में हो तो की होएगा, वो कहेगा ये इमरान खान को एक और चढ़ाई होगी इमरान खान पे। जब इतनी ऑब्वियस बातें हो जाएं आपके पास, जजमेंट के और जज के ऊपर ये बात होती है कि अगर आपकी जजमेंट से पहले लोगों की राय आ जाए कि ये जो जज बैठा हुआ है ये तो उसको रिलीफ देगा, तो इसका मतलब कहानी मुक चुकी है। आप मैरिट को छोड़ो परे, ऑब्वियस हो जाता बंदा यहाँ बैठा हुआ, अच्छा किसके पास केस है, वो फलाना जज, ओ जी है फैसला होएगा। बिल्कुल सितार खान साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जजेस की फॉर्मेशन देख के ही हमें फैसले का पता लग जाता है कि फैसला क्या आने वाला है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फर्दर बात करें, सितंबर तक तो हमें भी इस चीज़ का पता है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ही सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, फिर काजी फाइज ईसा साहब आते हैं, फिर शायद मामला डिफरेंट हो जाए। जो ये गैप आ रहा है 2 महीने का एटलीस्ट, इसमें आपको लगता है कि मजीद ऐसे फैसले आएंगे जो PDM के लिए मुश्किलात बना सकते हैं? फिर इलेक्शंस का भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस, क्योंकि पिछला जो 14 मई का एक फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई और फिर फैसला दिया कि आप इस दिन इलेक्शंस करवाएं। ऑल्दो इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई उस पर और उनके पास वो राइट भी नहीं था कि वो उसको इंप्लीमेंट करवा सकें, लेकिन आपको लग रहा है कि मजीद सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होगी एटलीस्ट 2 महीने में? फिलहाल तक तो फिलहाल जो चल रहा है ना सिलसिला, जो चलता रहा है, जिस तरह से चलता रहा है, वो ऐसे लगता है कि जो तहरीक इंसाफ का सरबराह है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बैंक भी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें शायद उसके लिए कोई रास्ता निकाल लें, या फिर उसको थोड़ी सी उम्मीद भी है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट में दरारें डाल चुका हूँ। उसको उम्मीद है, उसको इस तरह से उम्मीद नहीं है
अलामा पे उसको उम्मीद हो, नहीं अपने सपोर्टर पे हो, उसको इनसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और अदालतों से वो एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट के टूटा हुआ जो टुकड़ा है उस पर वो बैंक करके बैठा हुआ है कि ये कोई रास्ता निकालेंगे। कोई अवाम का क्या रास्ता है? अवाम देखो 9 मई के बाद कहाँ नज़र आई है? ये 4-5 दिन पहले पकड़ा गया है, तो मैंने एम ही मजाक किया किसी PTI के बंदे, मैं कहा ये 2-3 लाख का बंदा था, जम्मे गफ़ीर था, ठाठे मारता हुआ समुंदर था जो फिरोजपुर रोड से गुजरा था। उन्होंने कहा हम पहले ही कहते थे कि अगर ये इमरान को पकड़ेंगे तो लोगों का इज्तिमा होगा, अवामी इज्तिमा होगा और समुंदर होगा ठाठे मारता हुआ। वो 10 मिनट बाद मैं कहा 3 बंदे भी नहीं थे। मैं कहा आप जो अंदर बैठे हो तो बाहर कोई कौन आएगा? खलाई मखलूक आएगी, आप ही ने निकलना है। आप जो उसके सपोर्टर हो, अगर आप नहीं निकलोगे तो क्या भाई, निकलते हैं तो जी वो हमें मारते हैं। मैं कहा जी ये पूरी दुनिया में होता है, जब सियासी जदोजहद चल रही हो तो मार पीट चलती है, स्टेट ऐसे ही बिहेव करती है जैसे यहाँ पे किया। अच्छा सितार खान साहब, लेकिन इस पे फिर एक सवाल यहाँ पे जन्म लेता है कि चले अवाम नहीं निकली, लेकिन द लास्ट रिजॉर्ट फॉर इंसाफ, अब दुनिया में कानून, अल्लाह का एक कानून है, उसके बाद अगर दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ आप इंसाफ सुप्रीम कोर्ट तो वो देखो ना, सुप्रीम कोर्ट आइन आपका सस्पेंड हुआ हुआ है, 14 मई का फैसला ले लें, बहुत सारे ऐसे और वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए हैं जो हुकूमत है वो मानती नहीं है, उसके ऊपर मजीद यार असद साहब एक बात आपको बताऊं, माँ सिवाय जो एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि इलेक्शन करा दें, उसके ऊपर मैं नहीं करता कि ठीक है भाई आपके सामने बात है, जब इलेक्शन कराने तो इलेक्शन करा दें। बिल्कुल हुकूमत डटी हुई थी, हुकूमत ने वो फैसला नहीं माना। अब उससे क्या हुआ, ग्रेजुअली फिर उमर अता बंदयाल के जितने भी जजमेंट्स थी, सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स थी, फिर मुझे एक दिन कहना पड़ा कि इनको जजमेंट देना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जजमेंट क्या, बंदा बैठा हुआ लात पे लात रखे हो, कहना हो जजमेंट दे दे। इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्स्ड होना, अमली जामा पहनाना, असल बात तो वो होती है जब वो अमली जामा पहनाने वालों ने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा जो मर्जी फैसला दो हम नहीं करेंगे, तो क्या कर लिया था? मतलब ये होता है ना, देखिए ना, एक वक्त होता था कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आती नहीं थी, उसके तेवर बता रहे होते थे तो पूरी स्टेट हिल जाती थी। अब ये वक्त आ गया कि वो जजमेंट पे जजमेंट देता रहा बेचारा उमर अता बंदयाल, जजमेंट पे जजमेंट, कोई एक जजमेंट नहीं मानी। मतलब एक जजमेंट तो मैं कहता हूँ कि जो ये इलेक्शन के वाले से थी वो मानना नहीं चाहिए थी। वो भाई अगर इमरान खान जीत जाता इलेक्शन तो क्या क़यामत आ जानी थी भाई? यहाँ तो ये तय कर लेना कि वाकई क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये थी कि तहरीक इंसाफ आ जाएगी, तो फिर अब बंदा कहता हाँ यार ये तो क़यामत की निशानी है। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो इलेक्शन करा देते आप। उसके अलावा फिर गुस्से में आ गए, ये मोस्ट ऑब्वियस बात है, गुस्से में आ गए उमर अता बंदयाल ने या चीफ जस्टिस ने ब्लैंकेट, आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कहा मुस्तकबिल में जितने केसेस बनेंगे वो सब में बेल है। अब ये अजीब सी बात थी कि आपको पता है मुस्तकबिल में कौन कौन सा केस बनना। बिल्कुल, ये पहले कभी नहीं हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा, फिर हमारे वील वाइंड अप, टाइम का भी थोड़ा बंदिश है यहाँ पे। हमें बताइएगा कि अब सितंबर में एक नई अपॉइंटमेंट होनी है और जो पॉलिटिकल माहिरीन हैं या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डायनामिक्स सियासी तौर पे और कानूनी तौर पे बदल के रह जाएंगे। आपको लगता है कि ये नई अपॉइंटमेंट पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी के इम्कानात ला सकती है? उन्हीं जो हालात बन चुके हुए ना, इन हालात में एक सीधा सा जो मुझसे को पूछे तो जिस पार्टी को ये है कि वो इलेक्शन जीत सकती है उसको चाहिए कि वो बाईकाट का भी से ऐलान कर दे कि जी मैं बाईकाट कर दे। वजह क्या है, जो हालात हो गए किसी पार्टी के बस में नहीं होगी बात, जिसकी भी हुकूमत आएगी हालात इस तरह के हो चुके हुए, कौन रिजॉल्व कर सकेगा? 6 महीने बाद वो भी डिस्क्रेडिट हो जाएगी। ये जो तहरीक इंसाफ है इसकी हुकूमत आ जाती है, 6 महीने बाद इसने डिस्क्रेडिट हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सितार खान साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें आगाह किया। लास्टली बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ होता दिखाई भी देना चाहिए। सिमिलरली जो हमारी अदलिया है और जो हमारे जजेस हैं वो खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। तो पाकिस्तान को बड़ी एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के अगर आपने मामला बेहतर करने हैं तो हर इदारे को और हर अपनी ब्रांच को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, सितार खान साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा एक प्रोग्राम के साथ आपके शो में हाजिर होंगे।